बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे जाहिद खोखर और पेशावर से मुमताज़ बंगी साहब। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 ऐसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त मईशत, रोज़गार और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी से है। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, जो कि है पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। क्योंकि हमने गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम के अंदर भी रेलवे के हवाले से ही बात की थी, लेकिन एक और बड़ा मामला जो सामने आया है वो रेलवे के हवाले से, वो है बढ़ते हुए खसारे, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ और मुसाफिरों के एतमाद में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके बायस ये शदीद माली बहरान का शिकार है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए की सरकारी ग्रांट्स के बावजूद इदारा जो है वो खसारे पर काबू नहीं पा सक रहा है, जबकि गुज़िश्ता एक दिहाई में रेलवे के मुसाफिरों की तादाद में भी नुमायां कमी हुई है और सड़कों पर इन्हिसार में मुसलसल इजाफा ही रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मखसूस इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान रेलवे के खसारे में इजाफे की सबसे बड़ी वजूहात क्या बताई गई हैं, ये बताइए हमें। फरजाना, बहुत शुक्रिया। ये मेरे पास तकरीबन कोई 175 सफ़ात की ऑडिट जो है वो रिपोर्ट है, बल्कि मैं इसे परफॉर्मेंस ऑडिट कहूँगा, जितना अरक्रेज़ी से जो है ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया है ऑडिट की टीम ने वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि इन 172 पेजेस में कहाँ से शुरू किया जाए। ज़मीनों पे कब्ज़ा है, टैक्स कम हो रहा है, सामान चोरी हो रहा है, तेल जो है वो फर्नेस ऑयल जो है वो आपके पास मौजूद है लेकिन आप ज़्यादा ले रहे हैं, हुकूमत की तरफ से पैसे भी दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो आप 60 अरब से ज़ायद का जो खसारा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिस्टोरिक जो है वो एक किस्म का खसारा है और मुसलसल उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं PR उसको देखें, पब्लिक रिलेशनिंग जो इनकी जो है वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई टर्न अराउंड हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त रेल का जो ट्रैक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 7,791 जो है वो किलोमीटर का जो रूट है वो है, और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में वो 2,84,000 तक जो है वो पहुंच चुका है। और इसी तरह हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी है कि 1975 में क्या था, अब क्या है। एक कहानी ऐसी है कि अगर उसका जिक्र किया जाए तो हैरानी होती है कि क्या हुकाम बाला कम से कम इस रिपोर्ट को ही अगर पढ़ लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के रेलवे का जो एक दर्दनाक कहानी है वो इनके सामने जो है वो क्लियर हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको अगर बताऊं कि साल 2024-25 की बात की जाए, 24-25 जिसकी ये ऑडिट की रिपोर्ट है, 61 अरब का खसारा था। उससे पिछले साल था 51 अरब, उससे पहले 48 अरब और उससे पहले 47, फिर 50, फिर 11, मतलब पिछले कम से कम 7-8 सालों से मुसलसल जो है वो इस खसारे में इजाफा हो रहा है। और जो वर्किंग जो लॉसेज हैं वो 60% हो गए हैं और जो ऑपरेशन लॉसेज हैं वो 29% हो गए हैं। और मिसाल के तौर पर सब्सिडीज़ का अगर जिक्र किया जाए तो 64 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडीज़ इनको दी गई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो जो रेलवे की जो कोचेज़ हैं और बाकी जो बसेस और कोचेज़ हैं उसमें बेतहाशा जो है फ़र्क नुमाया है। हादसात की अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2025 तक जो है वो 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 133 जो है वो हादसात हुए, जिसमें जुलाई 22 से जून 2025 तक 19 जो है वो हादसात हुए, 19 जाने गई, 91 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें लोकोमोटिव्स, ट्रैक के नुकसानात, फिर इसके अलावा बिजली की वजह से जो नुकसानात हुए, ये इस सारे की बेतहाशा तफसील है। और 1532 जो है कनाल की जो ज़मीन है, मुल्क भर में 2 अरब से ज़्यादा की ज़मीन है
जो मुख्तलिफ जगहों पे जिस पे कब्जा किया गया है। एक पूरी एक लंबी कहानी है जिस पे फरजाना आपको याद होगा हम प्रोग्राम भी करते रहे कि मैरिज हॉल्स रियाज यही बात मैं आपसे करने लगी थी। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये खसारा ही खसारा है जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको तो बल्कि याद ही होगा हमने अपने गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में ही रेलवे की अराजी से मुतालिक खबर दी थी, जहाँ हमने ये बताया था कि पंजाब भर में जो रेलवे की अरबों रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी है वो बरसों से बेकार पड़ी है। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब इदारा अपने मौजूदा असासों से भी आमदन पैदा नहीं कर सकता है तो फिर उस खसारे को हम कम कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसी है फरजाना, और ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले न्यूज़ रूम में कुछ इस तरह के मौज़ूआत पे बहस हो रही थी, खेल वगैरह के मैदान में हमारी इन्वेस्टमेंट हो, ये सारा। तो ये अगर आप जो है वो जहाज़ों की ख़रीदारी पे और बेतहाशा फॉरेन टूर्स पे और हर जगह इन जगहों अगर पैसे लग सकते हैं, अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं, तो क्या इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन समझी जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक चार्ट है कि 1975 में 14 करोड़ लोगों ने सफ़र किया, 14 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र किया। ज़ाहिर आबादी तो उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन एक मुसाफिर ने 4 मरतबा भी किया होगा। 1975 का है, 14 करोड़ मुसाफिरों ने 14 करोड़ मरतबा आप कह लें कि सफ़र किया 1975 में। अच्छा। 2024-25 में ये 3 करोड़ 90 लाख तक आ गई। 3 करोड़ 90 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। ये 24-25 का फिगर है, जो 14 करोड़ था 1975 में। तो अब इस डिक्लाइन का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी से ये नंबर नीचे आया है। और इसी तरह अगर किलोमीटर की बात की जाए तो जो फासले की बात की जाए तो पहले 12 किलोमीटर 12.28 किलोमीटर का जो इलाका था पर किलोमीटर का तय होता था, अब 28.09। इसी तरह अगर बात की जाए अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स तो बेतहाशा हो गई हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके अलावा आपके जो खसारे हैं, आपके जो खर्चे हैं, उस पर काबू पाया कि नहीं पाया गया। मतलब समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू किया जाए, और ये नोहा है। आप एक और चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है, जो 1975 में जो रूट किलोमीटर का था वो तकरीबन 8,812 किलोमीटर का रूट था, और अब जो है वो कम होकर तकरीबन जो है वो 616 किलोमीटर तक आ चुका है। तो तकरीबन 2000 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो आपका कम हो गया, आपके रूट्स कम हो गए, आपके देखा जाए तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ बंगी साहब और जाहिद खोखर साहब। जाहिद, आप रियाज से इस हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी रियाज साहब, हुकूमत हमने देखा है कि हुकूमत की जानब से बार बार ये दावे भी किए जाते रहे हैं कि रेलवे अब जो है ट्रैक पे आ गई है। अभी जो एक मंसूबा है पेशावर से कराची मंसूबे के हवाले से भी बातचीत की जा रही है कि वो मुकम्मल होगा। तो हमें नज़र तो कुछ नहीं आता है, जिस तरह आपने ऑडिट रिपोर्ट दी, ये तो बिल्कुल जो हक़ाइक़ हैं उनका पर्दा चाक कर दिया है। तो क्या हुकूमत अमली तौर पर, क्योंकि रेलवे के जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, तो वाकई हुकूमत कोई संजीदा है इस मामले में कि कोई मसाइल हल किए जाएं? हम तो पूरी दुनिया में जो रेलवे का निज़ाम है उसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, मगर पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन रेलवे के मामलात में जो है वो पीछे जा रहा है? देखिए जैसे साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में सड़कों को रेल के मुतबादिल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कि मिसाल के तौर पर आपका जो मेन रूट है वो सड़क होगी, वो ट्रेन होगी, और उसके बाद कुछ जगहों पे जो 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 कनेक्ट करेगी ट्रेन के रूट्स को, यानी दाएं बाएं से मुख्तलिफ जगहों से सड़कें आएंगी और वो ट्रेन के स्टेशन पे कनेक्ट करेगी, लोगों को ड्रॉप करेंगी, उसके बाद जो है वो बसें वापस चली जाएंगी। तो वो ऐसा होता है। अब जो है वो रिवर्स काम हो गया है कि हमारा जो रेलवे का जो रूट है, जो ट्रैक है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से मुसलसल कम होता जा रहा है, और जो सड़कों का जाल है वो बेतहाशा उसमें इजाफा हो रहा है। एक नंबर एक और भी है कि तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट की जाती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल रेलवे पे और सड़कों पे, तो उसमें 234% जो है वो इजाफा है जो सड़कों पे खर्च किया जाता है। अरबों रुपए NHA को मिलते हैं, कम्युनिकेशन को मिलते हैं, और अगर रेलवे को देखा जाए तो 61 अरब इन्होंने दिए हैं। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि क्या हुकूमत की तरजीहात हैं। आपने सवाल किया, मुझे बज़ाहिर ये नहीं लग रहा इस किस्म की कोई तरजीहात हैं या थी। ठीक है, रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद थे। रियाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें डिटेल्स दी।
मुमताज़ बंगिश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने भी पूरी सिचुएशन सुन ली है। गुज़िश्ता रोज़ भी हम थोड़ा सा जिक्र किया था इस हवाले से कि रेलवे जो है वो अपनी अराजी को इस्तेमाल में नहीं ला पा रहा है। चलें, रेलवे अगर अपनी अराजी से कुछ नहीं कमा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है, हुकूमत जो अरबों रुपए की ग्रांट्स दे रही है वो कहाँ जा रही है? उसके बावजूद भी रेलवे की जो माली और ऑपरेशनल सूरत हाल है वो क्यों बेहतर नहीं हो रही है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल रियाज ने जो ऑडिट की जो चशम कुशा रिपोर्ट दी है वो यकीनन हुकूमत में जो शामिल लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन इस किस्म की रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं। अब मसला ये है कि फरजाना, मैं आपको ये बता दूं कि एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान में 244 ट्रेनें चला करती थीं, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उसकी तादाद सुकड़ कर अब सिर्फ 104 रह गई है। और जो जिस तरह रियाज ने जिक्र किया, जो उनका वो था डिस्टेंस था जो वो कवर करते थे, वो भी काफ़ी कम हो गया, हज़ारों से सैकड़ों में आ गया है। तो ये तो काफ़ी तशवीश वाली बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर हुकूमत ने कोई कार्रवाई करनी होती, जिस तरह वज़ायत ने जिक्र किया कि एक हुकूमत एक नया एक मनसूबा शुरू करनी जा रही है, मेरे ख़्याल में ये ऐसी एक एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप और मैं अगर KP की आपको मिसाल दूँ तो यहाँ पे नैरो ट्रेन लाइन हुआ करती थी जो पिंडी से शुरू होकर कोहाट और कोहाट से आगे हंगू और फिर टल तक जाती थी। वहाँ पे जितनी भी मालबरदारी का सामान होता था इसी ट्रेन के ज़रिए आया करती थी। अब उसकी ये हालत है कि न सिर्फ ये कि ट्रेन सिस्टम मुकम्मल तौर पर वहाँ से उन्होंने लपेट दिया है, बल्कि वहाँ पे जो पट्टी थी वो भी चोरी हो गया है, जगह जगह से वो चोरी हो गया है। अब उसको अगर वो दोबारा वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उस पर खरबों रुपए की लागत आएगी। अब बजाय इसके कि उसको मज़ीद इम्प्रूव कर ले, या जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में ला के खड़ा कर दें, जब तक इनका एहतिसाब नहीं होता तब तक ये रेलवे की जो हालत है बिगड़ती जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे एक सफारी ट्रेन हुआ करती थी जो पेशावर से चलती है लंडी कोतल, मतलब पाक अफगान बॉर्डर पर चला करती थी, वो भी अब नहीं रही। और उसकी वजह क्या है? बहुत छोटी सी वजह थी, एक सैलाब आया था और उसमें एक टुकड़ा उसका बह गया था, उस टुकड़े की मुरम्मत हो नहीं सकी। अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़े बड़े टनल्स बनाए गए हैं वो सफारी ट्रेन के लिए जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ही जाती थी। और जितना भी ये जो सामान आता है, जो पोर्ट से आता है, मुख्तलिफ जगहों से आता है, ये सामान सारा इसी ट्रेन के ज़रिए आ सकता था, पाक अफगान बॉर्डर तक पहुंच सकता था, जिसके लिए आजकल बड़े बड़े कंटेनर इस्तेमाल होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो रोडों पे भी बोझ बढ़ गया है। तो ये जो रेलवे हुकाम है उनके लिए, सिर्फ रेलवे हुकाम नहीं, जो रेलवे के वजीर हैं अब तक जो आते रहे हैं और अपना टाइम गुजारते रहे हैं और वो चले जाते हैं, तो ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि आखिरकार उन्होंने किस चीज़ का हिसाब लिया। आखिरकार फरजाना मैं आपको ये भी बताऊँगा, ऐसे भी वजीर हो के गुजरे हैं कि जो वो वजारत पे आते थे तो उनके जितने भी आगे पीछे स्टाफ हुआ करता था वो ईंधन लेने के लिए रेलवे स्टेशनों का रुख करते थे, वहाँ से अपनी गाड़ियाँ भरवाते थे और फिर चले जाके ऐश करते थे। तो जब सूरत हाल, अच्छा सिर्फ यही चीज़ नहीं, रेलवे में आप देखें, एक स्टेशन से पेशावर की मिसाल ले लें, पेशावर में सिर्फ 4 ट्रेनें ही चलती हैं, कराची के लिए, इधर उधर की, लाहौर के लिए और सारी हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप सूरत हाल देखें, जो रेलवे का जो स्टाफ है वो देखें और फिर उसकी तादाद देखें, और हर साल तो रेलवे का खसारा जो है वो कम होने पे नहीं आ रहा है। जाहिद, आपसे पूछना चाहूँगी, देखा जाए तो एक तरफ खसारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो कीमती असासे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ना इस्तेमाल ही नहीं किए जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि रेलवे के अंदर जो बिजनेस प्लान है वो कौन बनाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, ताकि उसको देखा जा सके कि ये जो प्लान्स हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो लोगों को बराह रास्त फ़ायदा दे सकता है उस पर जो है तवज्जो नहीं है, उसकी तरजीहों में शामिल नहीं है। इसी वजह से रेलवे ना सिर्फ दिन ब दिन जो है वो पीछे होता जा रहा है सफरी सहूलियत के हवाले से, बल्कि उसकी जितनी ज़मीन हो गई, जितने असासे हैं, उस पर मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ आफियाज़ हैं, वो काबिज़ हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ ये जो रेलवे का निज़ाम है ये सिर्फ सफरी सहूलियात के लिए नहीं होता है, बल्कि मईशत और कारोबार के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त रखता है, किरदार रखता है, उसकी अहमियत होती है पूरी दुनिया में। जिस तरह से हम अगर चीन की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर भी जदीद जो है रेलगाड़ियाँ हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो मुख्तलिफ इवन इलेक्ट्रिक जो ट्रेन हैं वो चलाई जाती हैं। उनका एक ई टिकटिंग का
होता है मामला और उसके बाद जो सिग्नल्स फ्री होते हैं एआई के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाती हैं, तो पूरी दुनिया में तो ऐसा है। अगर चीन की हम बात करें तो वहाँ पर भी जदीद किस्म की जो है हाई स्पीड रेलवे सिस्टम मौजूद है और वहाँ पर भी तकरीबन 300-350 जो है किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से ट्रेन चलती हैं। बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया ने मुतारिफ कराई हैं। ट्रेन के जो है मामलात में चीन हो गया, फ्रांस, जापान हो गया और इसी तरह से अगर हम बात करें तो स्पेन में भी ये जदीद किस्म की जो ट्रेन हैं वो मुतारिफ कराई गई है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में हमने सिर्फ जो ट्रैक है रेलवे का उसको भी हमने अपडेट इस तरह से नहीं किया है, जो हर साल बड़े पैमाने पर हादसा होते रहते हैं। जो अब इस वक्त तक जो कुछ आदाद शुमार हैं उसके पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाएगा ना तो पाकिस्तान उन ममालिक से 100 सालों से भी पीछे है। मतलब वो सारे ममालिक तो बहुत तरक्की कर चुके, बुलेट ट्रेन आ गई हैं और हमारा अभी जो नॉर्मल रेलवे का निज़ाम है हम तो उसी को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। जाहिद शायद 100 साल पहले, शायद तकरीबन 100 साल पहले ये रेलवे का निज़ाम फिर कुछ बेहतर होगा। इस खिते में जो भी जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने तो बेहतर निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ था, मगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। हम मिसाल के तौर पर जो दरियाओं के ऊपर जो ब्रिजेस हैं वो हम नए नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि सखर बैराज एक असासा है, मगर वहाँ पर भी अरबों रुपए की करप्शन की गई। हम दरवाजे तक लगाने की जो है कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो ये है हमारा हाल के औसतन हर साल पाकिस्तान में 107 हादसा होते हैं रेलगाड़ियों के। अब हम बात करेंगे 2020 में सबसे ज़्यादा जो है वो हादसा हुए हैं। गुज़श्ता 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में 448 हादसा हुए हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आए दिन इस तरह के हादसा होते हैं। कभी सिग्नल्स नहीं है कि रेलवे की पटरियों की जो हालत है वो हालत ज़ार है। अब हम बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से। कोई तकरीबन 1999 से ये मंसूबा है कि अगर ये मंसूबा चल जाए तो कराची की जितनी आबादी है करोड़ों में, वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हालत ये है कि जो भी सर्कुलर रेलवे के जो ज़मीन है, जो ट्रैक है, उसके अतराफ पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं। हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो भी रेलवे का कलमदान जिसके पास भी आता है उनकी जानिब से सिंध हुकूमत से, वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की जाती हैं कि हम कराची के सर्कुलर रेलवे के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। और वो तो अभी तक जो वहाँ पर कब्ज़े हैं वो भी ख़त्म नहीं करा पा रहे हैं। तो हमारी जो हद ये है कि हम किस तरह से सीरियस संजीदा इन मामलात को लेते हैं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया की तरह जिस तरह से गुज़र साहब ने प्रोग्राम किया कि अगर यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक इंटरेस्ट रखते हैं कि कारोबारी मामले में हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ये सस्ता तरीन एक मामला है जिसको हम मईशत बेहतर करने के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बंगश साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि आखिर असल मसला कहाँ पर है? क्योंकि चले रेलवे अपना तो जो काम कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो हर चंद साल के बाद अरबों रुपए की फंडिंग देती है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे का लॉस जो है वो कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? फरजाना, असल इसमें बुराई की जड़ है वो ये है कि एक तो ये है कि ये लोग जो हैं रेलवे में जितने भी अफसरान आते हैं थोड़ी मुद्दत के लिए आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो परमानेंट जो उनके अफसरान होते हैं। तो एक तो यह है कि जब तक आप पैसेंजर्स को आसाइश नहीं देंगे वो क्यों कर उस पर सफ़र करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब रेलवे पटरी ही आपकी महफूज ना हो तो कौन जाएगा और उस पर सफ़र करेगा। न्यूयॉर्क में क्यों सबवे काम कर रहा है? न्यूयॉर्क जो है एक बड़ी रियासत है अमेरिका की, वहाँ पे जब ट्रेन चलती है, ट्रेन से लोग निकलते हैं तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है बस के ज़रिए, वो लोग उसी कार्ड पे बस में चले जाते हैं और आराम से अपनी गाड़ियाँ घरों में खड़ी रखते हैं, और वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना ज़्यादा महफूज और ज़्यादा पुरसाइज समझते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कोई जदीद ट्रेन नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, कोई ऐसी किस्म की चीज़ नहीं है। सदियों पुरानी ट्रेन है और वही चल रही है, आज तक वही चल रही है और मुनाफा बख्श चल रही है। अब अगर आप
उनको आसाइश नहीं देंगे, आपकी जो कोचेज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसमें कोई सफ़र कर सके, और इसके अलावा आपके जो ट्रैक्स हैं वो महफूज नहीं है, तो क्यों लोग उस पर जाएंगे। और दूसरी बात, जब जहाँ तक खसारे की बात है रेलवे की, तो हर जगह पे बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी अराजी है, लेकिन हर जगह पे वहाँ पे उन पे कब्जे हैं। जगह जगह पे कोई छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी दुकानों में शिफ्ट हो जाते हैं। हम अक्सर जगहों पे देखते हैं, बिल्कुल इवन पेशावर में भी बिल्कुल रेत पट्टी के करीब बड़े पैमाने पर बाजार सजे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हर एक देख रहा है, आता है गुजरता है, और ट्रेनें भी गुजरती हैं, ट्रेनें बल्कि इवन उन दुकानों के साथ लगती हुई गुजरती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा जो हाई वैल्यूड अराजी है वो भी उस पर भी कब्जा हो गया है। देखा जाए तो सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल किस्म की है, खसारा है वो कम नहीं हो रहा है, अराजी है वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, और जो कुछ थोड़ी बहुत अराजी है उसके ऊपर कब्जा माफिया का राज है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या ये इदारा कभी खसारे से निकलकर अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा, या फिर हर साल अवाम के टैक्स से ही इसे सहारा दिया जाता रहेगा। नाज़रीन, इस सवाल के साथ ही वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान रेलवे के बढ़ते हुए खसारे के हवाले से और मुसाफिरों के एतमाद में मुसलसल कमी के हवाले से जो पैदा होने वाले माली बहरान है उस पर गुफ्तगू की थी। इस मौजू पर हमारे साथ जाहिद खोखर और मुमताज़ बंगी साहब भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं हम हैदराबाद का, कभी मुल्क भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाली पावर लूम्स और खादी की सनत शदीद जवाल का शिकार है। सनतकारों का ये कहना है कि बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों, तवील लोड शेडिंग और टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ ने हज़ारों कारखाने बंद कर दिए हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ पैदावार और बरामदात मुतासिर हुई हैं, बल्कि हज़ारों मजदूरों और उनके खानदानों का रोज़गार भी खतरे में पड़ गया है। इस सूरत हाल पर मजीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज भट्टी मौजूद हैं। तफसीलात उनसे लेंगे। शराज जी, बताइए कि हैदराबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो चुकी है, इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं जो अब तक सामने आई हैं? जी देखें, कोई भी सनत होती है किसी भी मुल्क या किसी भी शहर में होती है, तो ये वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि कम अज़ कम उन सनतों की जो रवानी है उसे बरकरार रखा जाए, चाहे इसके लिए किसी भी तरह के इक़दाम करने पड़े। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सनतें हैं वो रफ्ता रफ्ता जो है जवाल पजीरी की तरफ जा रही हैं। अब यही वजह है कि हैदराबाद जो है माजी में कई हवालों से खासी अहमियत का हामिल था, लेकिन अब उनमें जो है वो कई सनतें ऐसी थी जो हैदराबाद को पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम दिलाती थी। उसी में ये खादी की जो सनत है ये भी एक थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस सनत के साथ इस तरह से किया गया कि आज ये जो सनत है वो तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। इससे जो मुंसलिक जो लोग हैं वो आज बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। तो माजी में जो है ये सनत जो है हैदराबाद की पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सन्नतें किसी भी शहर में होती हैं वो उसके मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत होती हैं, उसके जो ज़र मुबादला के लिए जो है वो उसकी ज़मानत होती हैं। तो यही वजह है कि आज जो है ये सन्नतें आहिस्ता आहिस्ता करके ज़वाल पजीरी की तरफ जा रही हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है इसकी वो है बिजली की कीमतों में इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफे के साथ साथ जो है भारी भरकम टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से इस सनत की न सिर्फ कमर टूटी है बल्कि जो इस सनत के जो मालकान हैं, इस सनत से मुंसलिक जो मजदूर हैं, आज वो भी फाका कशी का शिकार हो गए हैं। आज जो है वो जो दो वक्त की रोटी के मोहताज होते जा रहे हैं। माजी में हैदराबाद में अगर हम बात करें तो हैदराबाद में 6000 से ज़ायद पावर लूम्स के छोटे बड़े कारखाने हुआ करते थे, जहां से भी गुजरते थे तो पावर लूम्स की मशीनों की आवाज़ें आ रही होती थी और दिन रात डबल शिफ्टों में जो है
खादी का कपड़ा तैयार होता था, लेकिन आज ये खादी की सन्नत जो है इस तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है कि हैदराबाद में इस वक्त अगर बात करें तो 70% जो पावर लूम्स के जो ये कारखाने हैं ये अच्छा। बंद हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं, और अब 30% जो है वो कारखाने रह गए हैं। लेकिन उन जो 30% के साथ भी इस तरह का खेल खेला जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में मैं समझता हूं कि वो बहुत जल्द जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल शिराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत नाम था हैदराबाद में पावर लूम इंडस्ट्री का और खादी की सन्नत का। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि हुकूमत या फिर इससे रिलेटेड जो भी इदारे हैं उनकी जानिब से सन्नत को बचाने या बहाल करने के लिए अब तक अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो क्या कोई इकदाम नहीं किए गए हैं ताकि इसको बचा लिया जाए? जी, अभी तक तो बज़ाहिर कोई ऐसे इक़दाम, ऐसी पॉलिसियाँ नज़र नहीं आई हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि हुकूमत या हुकूमती इदारे या जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसके लिए संजीदा हैं कि वो तबाही से दो चार होती हुई सनतों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इसमें खाली जो एक इदारे का या एक फ़र्द का कसूर नहीं है, उसमें इस तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो इसके जो जिम्मेदार हैं। आज जो ये सनत तबाही से दो चार हो रही है उसमें जो बिजली के बढ़ते हुए टैक्सेस हैं, बिल हैं, गैस की कीमतों में इजाफा है, इसके साथ साथ जो महंगाई है, उसके साथ साथ जो है कोई भी ऐसी पॉलिसी ना तो वफाकी हुकूमत की तरफ से, ना सिंध हुकूमत की तरफ से और ना ही लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की गई है जिसकी वजह से तबाही से दो चार होती हुई सनत को बचाया जा सके और इसमें कोई किरदार अदा किया जा सके ताकि जो है इस सनत को तबाह होने से बचाया जाए और जो इस सनत से मुंसलिक है उन्हें बेरोजगार होने से बचाया जाए। तो आप देखें कि इसमें महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ है उसने तो एक अच्छे भले इंसान की कमर तोड़ के रख दी है। अगर इसमें हम बात करें तो 45 किलो का जो धागा होता था, एक बंडल होता था धागे का, माजी में 45 किलो का धागे का बंडल 2000 रुपये में मिला करता था। आज वही बंडल धागे का जो है 45,000 रुपये का मिल रहा है। और ये खादी के काम में तो धागा तो बहुत अहम है, वो मेन धागा ही है। तो आज वो धागा 45,000 रुपये पर पहुंच चुका है। अब मुझे बताएं कि लोग जो है धागा खरीदेंगे या अपने कारखानों के वो बिल अदा करेंगे या मजदूर को मजदूरी देंगे या अपने घर के लिए कुछ बचा के बच्चों के लिए ले जाएंगे। तो इस वक्त ये सन्नत जो है बिल्कुल, हालांकि शिराज देखा जाए सन्नतें जो होती है ना वो बहुत बड़ा हमारा मौशी सहारा होती हैं। शिराज भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते। शिराज बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से शिराज अभी बता रहे थे कि वो सन्नत जो कभी हज़ारों ख़ानदानों का सहारा होती थी, आज 70% कारखाने जो है ना वो बंद हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ है? क्या इसकी वजह सिर्फ लोड शेडिंग है जैसे शिराज बता रहे थे, या फिर पॉलिसी फेलियर है, या फिर कोई और अवामिल है इसमें शामिल? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में तो मसाइल तो यही है, महंगाई भी वही है, मगर हैदराबाद में जो मसला है कि तवील लोड शेडिंग, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं हो रही है और आप पर जो बाकी जो लवाजमात हैं वो चल रहे होते हैं तो आप किस तरह से पूरा करेंगे? अगर एक छोटी सनत है, अगर बिजली फराहमी होती है उसको, वो प्रोडक्शन करती रहती है तो चले मार्जिन कमी सही मगर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। हाँ। बदकिस्मती की बात है कि हैदराबाद में जो एस्को है उसके चीफ के मुतालिक मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ फोरम्स पर एहतजाज भी किया, रिकॉर्ड भी कराया कि ये बात भी नहीं सुनते हैं, ना सिस्टम में बेहतरी लाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हैदराबाद सिंध का दूसरा नंबर बड़ा शहर है और सनती हवाले से, और छोटी छोटी सनतें हैं, बड़ी सनतें भी हैं, लोग भी रहते हैं, मगर वहाँ पर भी इस सिस्टम को बेहतर करने की वजह से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे।
तो इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो बिजली की फराहमी होनी चाहिए, बाकी मामलात को भी एड्रेस करना चाहिए। सिंध के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी एक महकमा है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पास भी इस तरह की मामलात होने चाहिए कि वो उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। अब हम हैदराबाद की बात करें कि हैदराबाद तारीखी तौर पर, मिसाल के तौर पर, जब कल्होड़ा हुक्मरान थे तब भी हैदराबाद में कपड़ा तैयार होता था। वो सिर्फ इस पूरे खिते में नहीं बल्कि अफगानिस्तान और कई ऐसे ममालिक होते हैं जिसमें इसकी जो है फराहमी होती थी इस खादी के कपड़े की। उसके बाद जो तालपुर हुक्मरान आए, तालपुर के बाद जब अंग्रेज़ हुक्मरान आए, तो जब जैसे जैसे हुक्मरान आते गए तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया ताकि जो कपड़ा शानदार किस्म की खादी बनती थी, जो लोग पहनते थे, ना सिर्फ सिंध के लोग मगर बाहर भी जाता था। अब जो बदकिस्मती की बात है कि हुक्मरान जो है उस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हैं जो माजी में भी हुक्मरान देते रहे हैं। और हैदराबाद में इसीलिए दारुल हुकूमत रहा है, कल्होड़ा हुकूमत में भी दारुल हुकूमत रहा कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी थी कि इसलिए उन्होंने वहाँ पर सिंध का दारुल हुकूमत रखा था। माजी में भी मुख्तलिफ शहरों को सिंध का दारुल हुकूमत के तौर पर रखा गया था। बहरहाल ये जो खादी का कपड़ा है अब इस तरह पावर लूम्स या दूसरी जो छोटी छोटी सनतों की शक्ल में मौजूद है, तो हुकूमत को चाहिए कि इनको एड्रेस करे। देखिए हैदराबाद शहर में ये सिर्फ इंडस्ट्री पावर लूम्स की नहीं है, वहाँ पर जो है शीशे की चूड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं हैदराबाद में। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी खूबसूरत चूड़ियाँ नहीं बनती होंगी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि पावर लूम इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे पास कोई संजीदा रोड मैप क्यों मौजूद नहीं है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपने हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम अवामी और हुकूमती मसाइल को हाईलाइट करें। इसीलिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान रेलवे के बढ़ते हुए खसारे, इंतजामी कमजोरियों और माली बहरान पर तफसीली गुफ्तगू की, और दूसरे हिस्से में हैदराबाद की पावर लूम्स और खादी की सन्नत के जवाल, बढ़ती पैदावारी लागत और हज़ारों मजदूरों के रोज़गार को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया है। अब रुख करते हैं हम मुल्तान का, जहाँ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ामात ने एक बार फिर तहकीकात का रुख इख्तियार कर लिया है। रिकॉर्ड गायब होने के दावों के बाद एंटी करप्शन पंजाब ने इंक्वायरी को दोबारा शुरू करते हुए मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को तलब कर लिया है, जबकि रिकॉर्ड की जांच के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला भी किया जाएगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गैर कानूनी भर्तियों का आगाज़ किन अफसरान के दौर में हुआ है और उसकी मंजूरी किसने दी थी? जी शुक्रिया फरजाना। अगर बात की जाए गैर कानूनी भर्तियों की, तो ये गुज़श्ता 10 साल के दौरान जब भी कोई भर्ती हुई है उस पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी एंटी करप्शन में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी भी हो चुकी है, लेकिन वो इंक्वायरी भी सुस्तरवी का शिकार हुई। अब ये जो इंक्वायरी है ये भी 2021 में शुरू हुई थी। इसमें कुछ मैनेजर भर्ती किए गए थे मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, उनकी अहलियत पर सवाल उठाए गए थे कि मेरिट के बरक्स उनको जो है वो भर्ती किया गया। इसके साथ साथ जो वर्कशॉप है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, उसमें जो मशीनरी की मुरम्मत है, जो स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी है, फ्यूल है, उसकी मद में करोड़ों रुपए की संगीन बेज़ाब्तियों के इल्जामात आयद हुए थे, जिस पर एंटी करप्शन ने 2021 में इंक्वायरी शुरू की थी। मुद्दई से मुतलका सबूत जो है वो मांगे गए थे। मुद्दई की जानब से 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की खुर्द बुर्द के सबूत जो हैं वो अफसरान के सुपुर्द किए गए थे एंटी करप्शन के। एंटी करप्शन ने उन सबूतों की बुनियाद पर 2021 में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में छापा मारा और मुतलका रिकॉर्ड जो है वो तहवील में लिया। जांच पड़ताल की गई, उसके बाद साबित हुआ कि इब्तदाई इंक्वायरी में कि 3 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन जो है वो की गई है। उस पर फैसला यही किया गया था कि इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जिम्मेदार अफसरान है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मगर अचानक से हुआ ये कि 2021 के बाद वो इंक्वायरी जो है वो सुस्त रवि का शिकार होगी। अब 2026 में आ गया, अभी तक वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई थी, जिस पर इंकशाफ ये सामने आया मुद्दई की जानब से कि मैंने जो रिकॉर्ड एंटी करप्शन में जमा करवाया था वो एंटी करप्शन से गायब हो चुका है। जिस पर मुद्दई की जानब से एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर जनरल पंजाब हैं उनको दरख्वास्त दी गई और उसमें ये तमाम तर इल्जामात जो हैं वो दोहराए गए और उनसे शफाफ इंक्वायरी की हदायत की गई।
सिफारिश की गई। उसके बाद जो है वो डीजी एंटी करप्शन ने जो डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान है उनको हदायत की कि ये असर नो इंक्वायरी जो है उसका आगाज किया जाए। जब दोबारा से इंक्वायरी का आगाज हुआ तो उसमें ये बात सामने आई कि जो एंटी करप्शन के पास रिकॉर्ड मौजूद है उसमें से कई चीजें जो हैं वो गायब हैं। अच्छा। क्योंकि 3 करोड़ रुपए से जायद की इंक्वायरी साबित हो चुकी थी करप्शन इंक्वायरी में, तो अब जो उसकी मालियत बताई जा रही है वो 14 लाख से ऊपर बताई जा रही अच्छा। है कि अभी उनके पास जो रिकॉर्ड है, जो सबूत हैं, वो सिर्फ 14 लाख रुपए की करप्शन के सबूत हैं। तो हम इसी बुनियाद पर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी को दोबारा से तेज किया है और 12 जो अफसरान है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन उनको तलब किया है और उनसे मुतल्लिका रिकॉर्ड भी मांगा है। वो यहाँ पर गैर कानूनी भर्तियां हैं, तो वो जो भर्तियों का अमल था उसके अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको फॉलो करना चाहिए था, उनको फॉलो नहीं किया गया? कौन से ऐसे क़वायद और ज़वाबित थे जिनकी खिलाफ वर्जी की गई है? जी, इसमें जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो यही सामने आ रहे हैं कि जो उन्होंने तालीमी काबिलियत दरकार थी उन्हें जिस मैनेजर के लिए, उस पर वो तालीमी काबिलियत पर पूरा नहीं उतरते थे। अच्छा, उनके पास जो मुतलका तजर्बा है वो भी नहीं था। जो उनकी तालीमी असनाद हैं उसमें भी टेम्परिंग के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए थे। मादी में एक इंक्वायरी इस पर हुई थी तो उसमें कुछ अफसरान जो है उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुआ था और उनमें से एक जो अफसर है उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसी बुनियाद पर अब मुद्दई ने ये दोबारा से इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जितनी भी भर्तियां हुई हैं इसमें मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां जो है वो की गई हैं। उस पर एंटी करप्शन ने दोबारा से ये इंक्वायरी शुरू की है। तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से तलब किया गया है। अब जैसे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक तो पता चलेगा कि जो भर्तियां हैं उसमें कितनी बेज़ाब्तगी है। साथ साथ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि फ्यूल की खरीदारी में बेज़ाब्तियां हैं, स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में बेज़ाब्तियां हैं, साथ साथ जो मशीनरी की मुरम्मत है उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां हैं। तो जब ये सारी तहकीकात अब इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो सारी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। तो ये मशीनरी की मुरम्मत और जो पुर्जा जात की खरीदारी थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उनके ठेकों में कौन सी कंपनियां थी जो शामिल थीं? जी, साफ ज़ाहिर है हर दफ़ा जब भी इसका कोई टेंडर होता है तो साफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो हिस्सा लेती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि मुख्तलिफ कंपनियों को जो वो ठेके अलाट किए गए थे। अब यहाँ पर ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है कि जिन कंपनियों को ठेके अलाट किए गए थे वो कंपनियां भी पसे पर्दा अफसरान की अपनी थी। तो ये भी एक तरह का इल्ज़ाम सामने आ रहा है। मगर वो जो अफसरान हैं उनसे जब इस हवाले से हमने मौक़िफ़ लिया तो उनका यही कहना था कि जो भी इल्ज़ामात हैं वो एंटी करप्शन में इंक्वायरी जारी है, जो भी इल्ज़ामात हैं वो सामने आ जाएंगे कि उसमें कितनी सदाकत है। तो दूसरी जानब जब एंटी करप्शन तर्जमान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल का अमल जारी है। जैसे इसमें शवाहिद मिले कि इसमें बेज़ाब्तियां हुई हैं तो उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊं कि जो सुथरा पंजाब के तहत जो सफाई का निज़ाम आउटसोर्स किया गया है उसमें भी संगीन बेज़ाब्तियों की एक इंक्वायरी जो है वो एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है। उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है शहरी की जानब से कि ये तमाम जो टेंडरिंग का अमल है उसमें बेज़ाब्तियां की गई थी। इस हवाले से भी हमारी एंटी करप्शन तर्जमान से बात हुई तो उनका कहना था कि उस पर भी एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है जो डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में काम कर रही है। तमाम मुतलका रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से। जैसे तमाम रिकॉर्ड आएगा उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद इंक्वायरी जो है उसको फाइनल किया जाएगा। अच्छा ज़हीर, हमारे ना पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी जाहिद, बताइएगा, आप ज़हीर से कोई सवाल करना चाहेंगे इस हवाले से? जी जाहिद साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि ये इंक्वायरी का काफ़ी अरसे से जारी है और फिर कुछ एंटी करप्शन की जानब से छापा भी मारा गया, कुछ रिकॉर्ड भी तहवील में लिया गया, तो उसके बाद फिर जो कंप्लेनेंट है उनकी जानब से री इंक्वायरी की दरख्वास्त भी दी गई जिस पर ये मामला तहकीकात हो रहे हैं। आप क्या बताएं कि क्या उस वक्त महकमा एंटी करप्शन को कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे कि जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया जाता? दूसरी बात यह है कि देखिए सिंध के अंदर महकमा एंटी करप्शन तो इसी तरह से मुल्ज़मान को फैसिलिटेट करते रहते हैं।
क्या अब पंजाब एंटी करप्शन ने भी कोई सिंध एंटी करप्शन से कोई इम्प्रेस होकर, कोई मुतासर होकर कोई ऐसे इकदाम शुरू किए हैं कि साल साल एक इंक्वायरी चल रही है और ये शवाहिद भी मिल रहे हैं कि इर्रिलेवेंट जो है लोगों को एसएम ओहदों पर बिठा दिया गया है और उनके खिलाफ कोई ताहाल कार्रवाई नहीं हुई है? जी, जिस तरह कि मैंने बताया कि 2021 में इस इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था। मुद्दई की जानब से जो सबूत जमा करवाए गए थे उनकी जांच पड़ताल की गई और उसके बाद जो दफ्तर है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, वहां पर छापा मारा गया। उस दौरान जो मुतलका रिकॉर्ड था वो तहवील में लिया गया। बाद में एंटी करप्शन की जानब से ही बताया गया कि 3 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां जो हैं वो इब्तदाई इंक्वायरी में साबित हो चुकी हैं। साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने सारा रिकॉर्ड उसकी जांच पड़ताल की उसके बाद ये सारे शवाहिद मिले कि इसमें इतनी बेज़ाब्तियां की गई, तो उसके बाद उन्हीं की तरफ से एंटी करप्शन इंतजामिया की तरफ से ही कहा गया कि अब इस पर मुकदमा दर्ज होगा। मगर बीच में कुछ अफसरान तब्दील हुए, डायरेक्टर तब्दील हुए, डिप्टी डायरेक्टर्स तब्दील हुए, तो उसमें देखा कि जो इंक्वायरी थी वो सुस्तरवी का शिकार होगी। आपको भी इल्म है कि जैसे कोई अफसर चेंज होता है तो वो अपने दौर की जो इंक्वायरियां हैं उनको मुकम्मल करने की तरफ जाता है। जो पहले से मौजूद इंक्वायरियां होती हैं वो हमेशा फाइलों में दफन हो जाती हैं। तो इस इंक्वायरी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जो इंक्वायरी है वो फाइलों में दफन होकर रहेगी। मुख्तलिफ फोरम पर दोबारा से मुद्दई की जानब से रिजू किया गया। वज़ीर आला पंजाब को भी उन्होंने दरखास्त लिखी, डीजी एंटी करप्शन पंजाब उनको भी दरखास्त लिखी। उसके बाद ये री इंक्वायरी के अहकामात दिए गए। जब री इंक्वायरी हुई तो अब ये इब्तदाई तौर पर एंटी करप्शन की जानब से बताया जा रहा है कि उनके पास जो शवाहिद हैं वो 14 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों के शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। उसी बुनियाद पर अब ये सारी इंक्वायरी जो है उसको नए सिरे से किया जा रहा है। दूसरी जानब जो आपने कहा कि जो एंटी करप्शन, ज़हीर तमाम डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।